चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और सुंदर हिमाचल राज्य था। वहाँ का राजा बीरेंद्र सिंह बहुत सुंदर और बलवान राजा था। उसके पास बहुत सारे महल थे, बहुत सी जमीनें थीं और पूरे राज्य में उसका आदेश चलता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत कठोर स्वभाव का था। जब वह कुछ कहता था तो सब उसकी बात मानते थे। कोई उसके सामने मुंह नहीं खोलता था। बीरेंद्र सिंह का कोई परिवार नहीं था, न माता न पिता, न कोई भाई या बहन। वह बिल्कुल अकेला था। बस उसके महल में काम करने वाले सेवक थे जिन्हें वह अपना परिवार मानता था। लेकिन फिर भी उसके हृदय में कहीं एक खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। एक शाम की बात है। सूरज ढलने वाला था। बीरेंद्र सिंह अपने महल की बड़ी छत पर खड़ा था। वह चुपचाप नीचे बगीचे को देख रहा था। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने में गई। वहाँ एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके वस्त्र बहुत साधारण थे लेकिन वह बहुत सुंदर लग रही थी। बीरेंद्र सिंह कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने एक सेवक को बुलाया। सेवक का नाम विक्रम था। विक्रम महल का रखवाला था। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, नीचे बगीचे में जो लड़की बैठी है वह कौन है? उसने आज तक उस लड़की को महल में नहीं देखा था। विक्रम ने बताया कि वह मेघराज की पुत्री है। मेघराज बीरेंद्र सिंह के घोड़ों की देखभाल करता था। लड़की का नाम सुनैना था। वह अपने पिता के साथ सेवकों के घर में रहती थी। वह अपने गांव से आई थी और कोई काम ढूंढ रही थी। विक्रम ने बताया कि सुनैना बहुत अच्छी लड़की है। वह बहुत सम्माननीय है और कभी कभी सबके लिए भोजन भी बनाती है। बीरेंद्र सिंह के मन में उस लड़की से मिलने की इच्छा हुई। उसने विक्रम से कहा कि उस लड़की को उसके कक्ष में भेजो। विक्रम ने कहा, जैसा आदेश। बीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में जाकर प्रतीक्षा करने लगा। कक्ष बहुत बड़ा और राजसी था। दीवारों पर सुंदर कपड़े लटके हुए थे। फर्श पर मुलायम कालीन बिछे थे। कमरे में हल्की सुगंध फैली हुई थी। कुछ देर बाद द्वार पर दस्तक हुई। बीरेंद्र सिंह ने कहा, अंदर आओ। लेकिन अंदर वह लड़की नहीं आई बल्कि विक्रम आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। बीरेंद्र सिंह ने क्रोध से पूछा, वह लड़की कहाँ है? मैंने तो लड़की को बुलाया था, तुम्हें नहीं। विक्रम ने डरते हुए कहा, वह लड़की आने से मना कर रही है। उसने कहा कि वह किसी अपरिचित पुरुष के कक्ष में नहीं जाएगी। उसने कहा कि वह यहाँ सेविका नहीं है, उसके पिता हैं। अगर कोई बात है तो उनसे कहिए। बीरेंद्र सिंह को बहुत क्रोध आया। आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था और एक साधारण सेवक की बेटी उसके आदेश को ठुकरा रही थी। विक्रम ने समझाने की कोशिश की कि वह लड़की बहुत सम्माननीय है, उसका मतलब बुरा नहीं था। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने एक न सुनी। बीरेंद्र सिंह बोला, अगर वह लड़की नहीं आएगी तो मैं स्वयं जाऊंगा। आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया है। मैं उसे दिखाऊंगा कि बीरेंद्र सिंह कौन है। बीरेंद्र सिंह तेज कदमों से अपने कक्ष से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर नीचे बगीचे की ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर क्रोध जल रहा था। सुनैना दर्पण के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। तभी अचानक द्वार जोर से खुला। बिना खटखटाए बीरेंद्र सिंह अंदर आ गया। सुनैना चौंक गई। उसने दर्पण में उसे देखा और तुरंत पलटी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपना ओढ़नी संभाली और घबराई हुई आवाज में बोली, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती किसी स्त्री के कमरे में बिना अनुमति के आने में? तुम कौन हो जो मेरी अनुमति के बिना अंदर आ गए? बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आई। वह कठोर स्वर में बोला, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस महल का स्वामी हूँ। यहाँ की हर चीज मेरे आदेश से चलती है और तुम एक सेवक की बेटी होकर मुझसे इस तरह बात कर रही हो। सुनैना ने भय के बावजूद साहस से कहा, हाँ तुम स्वामी हो, लेकिन तुम्हें किसी की मर्यादा को रौंदने का अधिकार नहीं है। पहले तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ। मैं तुम्हारे बुलाने पर इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारा मंसूबा मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह किसी भी सेवक को अपने कक्ष में बुलाना अनुचित है। बीरेंद्र सिंह का क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, अपनी वाणी संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बीरेंद्र सिंह हूँ, अपने वंश का इकलौता उत्तराधिकारी। यह महल, यह राज्य सब मेरा है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? सुनैना ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हो सकता है तुम मेरे पिता के स्वामी हो लेकिन मेरे नहीं। मैं एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी वस्तु नहीं, और मैं किसी को यह अधिकार नहीं देती कि वह मुझ पर इस तरह शासन करे। मान सम्मान नाम से नहीं, चरित्र से बनता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना यह घमंड किसी और पर दिखाओ, क्योंकि मैं सुनैना हूँ जो किसी के दबाव में नहीं आती। बीरेंद्र सिंह कुछ देर तक उसे निःशब्द देखता रहा। उसे आश्चर्य हो रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें बात करने की संयम नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी बात टालने का परिणाम क्या होता है। सुनैना ने
शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, परिणाम उसी का होता है जो गलती करे। मैंने कोई गलती नहीं की, यहाँ आना तुम्हारी गलती है। फिर उसने दरवाजे की ओर संकेत किया और कहा कि यह उसका कमरा है, वह बाहर जाए। अगर वह नहीं जाएगा तो वह स्वयं चली जाएगी। वह किसी पराये पुरुष के साथ एक छत के नीचे खड़ी नहीं रह सकती। बीरेंद्र सिंह के होंठ क्रोध से कांप उठे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खुलेआम चुनौती दे दी हो। उसने कहा कि वह उसे सेविका बनाकर रखेगा, उसे संयम और आचरण सिखाएगा। लेकिन सुनैना के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने कहा, धमकियां उन पर असर करती हैं जिन्हें अपने अधिकार पर संदेह हो। मैं न झुकी हूँ न झुकूंगी। अगर शक्ति दिखानी है तो बाहर संसार में दिखाइए, यहाँ एक कमजोर स्त्री पर नहीं। बीरेंद्र सिंह की मुट्ठियां क्रोध से भींच गईं, पर उसकी वाणी जैसे थम गई। वह बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए निशब्दता छा गई। बाहर से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी। सुनैना ने शांत स्वर में अंतिम बात कही, यदि आपका क्रोध शांत हो गया हो तो द्वार वहीं है, आप जा सकते हैं। बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर फिर क्रोध की लहर दौड़ गई, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटा, द्वार तक पहुंचा और पीछे मुड़ा। वह अब भी अपनी जगह खड़ी थी, ओढ़नी संभाले हुए, पर चेहरे पर वही मर्यादा और वही विश्वास। बीरेंद्र सिंह ने द्वार जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। उसके तेज कदमों की आहट बता रही थी कि आज पहली बार किसी ने बीरेंद्र सिंह को वचनों से पराजित कर दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बीरेंद्र सिंह के मन में क्या चल रहा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। तभी द्वार अचानक खुला। मेघराज साहब हांफते हुए भीतर आए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रित भाव था। मेघराज साहब ने पूछा, यह तूने क्या किया है? उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। सुनैना चौंक कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? मेघराज साहब ने कहा, विक्रम ने बताया है कि तूने राजा साहब से असभ्य व्यवहार किया है। क्या तुझे पता है वह कितने क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं? यदि वे नाराज हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सुनैना ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, मैंने कोई असभ्यता नहीं की, मैंने केवल अपनी मर्यादा की बात की थी। मेघराज साहब ने कहा, यह उनके महल की बात है, यहाँ हमारी नहीं चलती। क्या तुझे पता है वह कैसे स्वभाव के हैं? एक शब्द पर किसी व्यक्ति की दुनिया बदल देते हैं। सुनैना ने धीरे से कहा, रोज ही देने वाला काम भगवान का है, यदि उन्होंने निकाल दिया तो कहीं और काम मिल जाएगा। मेघराज साहब ने लाचारी से सिर हिलाया और बोले, तुझे संसार का अनुभव नहीं है। भगवान की सत्ता पर भरोसा है, पर मनुष्यों के अत्याचारों से डर लगता है। वे लोग शक्तिशाली हैं, अगर उन्होंने रुष्टता रख ली तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। बीरेंद्र सिंह की बात सिर्फ इस महल तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे राज्य में फैल जाती है। सुनैना ने दृष्टि नीचे कर ली। उसने कहा, मैं क्या करती? वह मेरे कमरे में बिना अनुमति आ गए थे। मैं उनसे कह रही थी कि वे जाएं, पर वे सुन ही नहीं रहे थे। मैं घबरा गई, इसलिए जरा ऊंची आवाज में बोल गई। मेघराज साहब ने निराशा से सिर थाम लिया। उन्होंने कहा, तुझे क्या आवश्यकता थी आवाज ऊंची करने की? तुझे चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए था। क्या तुझे अंदाजा भी है कि तूने किसे चुनौती दी है? सुनैना ने थके हुए स्वर में कहा, यह मर्यादा का प्रश्न था। अगर मैं वहाँ से निकल जाती तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। मेघराज साहब ने मेज पर हाथ मारा। उन्होंने कहा, तूने व्यर्थ ही मृत्यु को बुलावा दिया है। वे लोग किसी का इनकार सहन नहीं करते। तेरी यह जिद हमें सड़क पर ला देगी। तभी द्वार पर खटखटाहट हुई। विक्रम भीतर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी, चेहरे पर घबराहट थी। विक्रम ने कहा, राजा साहब ने मेघराज साहब को तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है, कहते हैं अभी के अभी आएं। मेघराज साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विक्रम ने सिर झुकाकर अनुमति ली और चला गया। द्वार बंद हुआ तो मेघराज साहब ने थके हुए भाव से अपनी बेटी की ओर देखा। उन्होंने कहा, यही तो मैं कह रहा था, अब पता नहीं वे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। सुनैना व्याकुल होकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप चिंता न करें, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं सब कुछ समझा दूंगी। मेघराज साहब ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं स्वयं बात करूंगा। तू बस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। यदि उन्होंने कुछ पूछा तो मैं उत्तर दूंगा। तेरे मुंह से निकला एक शब्द मेरी बरसों की मेहनत मिटा देगा। सुनैना निशब्द खड़ी रही, दृष्टि भूमि पर टिकाए हुए। मेघराज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी तू अच्छी है, पर यह संसार अच्छा नहीं है। यहाँ सत्य बोलने वाले सदैव हानि में रहते हैं। उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जाते जाते रुककर बोले, यदि मैं देर तक ना आऊं तो विक्रम से पूछ लेना कि मुझे कहाँ बुलाया गया है। द्वार बंद हुआ। सुनैना की आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह के कक्ष में रात की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर सलीके से लगी तस्वीरें, बड़े पर्दों के पीछे से आती हल्की सुगंध, सब कुछ उसके स्वभाव की तरह दृढ़ लग रहा था। द्वार पर हल्की सी दस्तक हुई। बीरेंद्र सिंह ने बिना नजर उठाए कहा, आओ।
द्वार धीरे से खुला। मेघराज साहब झुके हुए हाथ जोड़कर भीतर आए। उन्होंने धीरे से प्रणाम किया। बीरेंद्र सिंह ने प्रत्युत्तर दिया और बैठने को कहा। मेघराज साहब झिझकते हुए भूमि पर बैठ गए, हाथ घुटनों पर, दृष्टि झुकी हुई। कक्ष में कुछ क्षणों की मौनता छा गई। फिर बीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा कि मेघराज की यह कैसे हिम्मत हुई कि उनकी अनुमति के बिना अपनी बेटी को यहाँ ले आए, और ऊपर से वह उनसे दुर्व्यवहार कर रही है। मेघराज जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि भूल उनकी है। उन्होंने सोचा कि बेटी काम की तलाश में बे थी, इसलिए उसे अपने साथ ले आए। लेकिन विश्वास करें, उसका इरादा बुरा नहीं था। बीरेंद्र सिंह ने बीच में ही बात रोक दी।